नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे मनोविज्ञान भाषा का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर दोस्तों फर्स्ट रहेगा आपका। इस मॉडल पेपर में आप कितने अंक ला पाते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने अंक आए हैं। और फिर अपन नेक्स्ट मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे। इस मॉडल पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जितने भी कथन दिए हैं दोस्तों, इनमें से एक कथन आपको असत्य दिखाई दे रहा है। उस कथन को आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। देखिए पहला कथन है, विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष और सामाजिक पक्ष दोनों महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन है, विकास शिरोपुच्छीय होता है। तीसरा है, विकास पश्चगामी होता है। चौथा है, विकास वर्तुलाकार होता है। तो ये चार कथन है, इनमें से एक कथन गलत है। वो कथन आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो विकास पश्चगामी होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। विकास है वो पश्चगामी कभी नहीं होता है। विकास क्या होता है, अग्रगामी होता है। बाकी सारे कथन सही है। विकास जैविक पक्ष का मतलब यहाँ है वातावरण, और सामाजिक पक्ष जैविक पक्ष का मतलब है यहाँ वंशानुक्रम, और सामाजिक पक्ष का मतलब यहाँ पर है वातावरण। तो विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। फिर है, विकास शिरोपुच्छीय होता है। दोस्तों आपने विकास में सिफिलोकोडेटल पढ़ा होगा। सिफिलोकोडेटल, प्रोक्सिमोडेटल। तो ये सिफिलोकोडेटल है, यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है, वो सिफिलोकोडेटल है। प्रोक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से बाहर की ओर विकास होना, वो प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है। और विकास अग्रगामी होता है, फॉरवर्डिंग होता है। विकास पश्चगामी नहीं होता है, यानी विकास कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट कथन है, विकास वर्तुलाकार होता है। बिल्कुल सही बात है, विकास है वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। एक बालक का जितना विकास होना होता है आरंभिक 5 वर्षों में हो जाता है, यह कथन किसका है। एक बालक का जितना विकास होना होता है आरंभिक 5 वर्षों में हो जाता है, यह कथन किसका है। हरलोक का, सिगमंड फ्राइड का, वॉटसन का, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बालक का जितना विकास होना होता है आरंभिक 5 वर्षों में हो जाता है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बालक का जितना विकास होना होता है आरंभिक 5 वर्षों में हो जाता है, यह कथन है दोस्तों सिगमंड फ्राइड का। किसका, सिगमंड फ्राइड का है। और दोस्तों एक बालक का जितना विकास होना होता है आरंभिक 3 वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष का कहा था हरलोक ने। किसने, हरलोक ने। अगर 3 वर्ष आ जाता तो हरलोक, 5 वर्ष है तो सिगमंड फ्राइड, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, एक बालक चांद की तरफ देखकर कह रहा है कि चांद मुझे देखकर हंस रहा है, यह बालक किस अवस्था का है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती है उनको सजीव देखना कहलाता है एनिमिज्म या सजीव चिंतन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एनिमिज्म या सजीव चिंतन। सूरज हंस रहा है, चांद हंस रहा है, तारे हंस रहे हैं, एनिमिज्म है। और एनिमिज्म जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसके अंदर दोस्तों जो दूसरी स्टेज है, उस अवस्था की विशेषता है जिसे पूर्व संचालन अवस्था भी बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। उस अवस्था की विशेषता है दोस्तों ये एनिमिज्म। अब देखिए, तो एनिमिज्म बाल्यावस्था, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शेषावस्था व पूर्व बाल्यावस्था, इनमें से किसकी विशेषता है। तो किसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द शेषावस्था व पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि दोस्तों जो शेषावस्था होती है उसका काल होता है 0 से लेके 7 वर्ष, और 0 से 7 वर्ष में पूर्व बाल्यावस्था आ गई। कैसे आ गई, अब यदि पूर्व बाल्यावस्था कहीं अपन को दिया मिले तो शेष अवस्था का टाइम पीरियड 0 से 2 या 3 वर्ष हो जाता है, फिर 3 से 7 वर्ष होती है अपनी पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
द हो जाएगा शेष अवस्था व पूर्व बाल्यावस्था। फिर देखिए जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा में नई जानकारी का प्रवेश होना क्या कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा में नई जानकारी का प्रवेश होना। तो दोस्तों नई जानकारी नाम आ जाए, नई चीज़ का प्रवेश होना, नई जानकारी का प्रवेश होना स्कीमा में क्या कहलाता है? तो दोस्तों समावेशन कहलाता है। समावेशन का दूसरा नाम है आत्मीकरण। क्या है? आत्मीकरण। इसे असेंबुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबुलेशन भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको आत्मीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मीकरण भी। अगर दोस्तों यहाँ पर आ जाता कि पहले वाली स्कीमा में बदलाव करे, बदलाव का नाम आता तो वहाँ पर हो जाता दोस्तों स्थानीकरण। स्थानीकरण को दोस्तों अकोमोडेशन बोलते हैं और अकोमोडेशन को समायोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समायोजन भी बोलते हैं। और दोस्तों एक होता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है दोस्तों साम्य धारणा। साम्य धारणा क्या होती है? जो नई जानकारी और पुरानी जानकारी है इनके बीच की जो प्रक्रिया होती है, यानी बदलाव वाला जो सिस्टम होता है बीच की प्रक्रिया, वो साम्य धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? साम्य धारणा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक है? निम्न में से कौन व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक है? पियाजे, वाइगोत्स्की, वॉटसन या क्रिक? तो व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक आपसे पूछ ले तो कौन है? पियाजे है। कौन है? पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, एक छोटा बालक घन की विमाओं के बारे में बताने वाला हो गया है। जीन पियाजे के अनुसार यह बालक किस अवस्था का है? यानी एक बालक है वो घन की विमाओं के बारे में बताने वाला हो गया है। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार यह बालक किस अवस्था का है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उस सिद्धांत में दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। वो 4 अवस्थाएं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। मैंने थोड़ा नाम बदला है, बाकी चारों अवस्थाएं वो की वही है। पहली होती है संवेदी अवस्था, दूसरी अतार्किक चिंतन की अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अभिसारी चिंतन की अवस्था। अभिसारी चिंतन की अवस्था को दोस्तों अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक ये सामने है ही आपके। तो इनमें से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बालक घन की विमाओं के बारे में बता रहा है तो वह किस अवस्था का है? दोस्तों जहाँ भी आ जाए घन की विमाओं के बारे में या विमाओं के बारे में बताना, उत्क्रमणीय गुण का विकसित होना यानी पलटावी गुण, रिवर्सिबल थिंकिंग का विकसित होना और डायमेंशन के बारे में बताना यानी विमाओं के बारे में बताना, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों संधारण, संरक्षण, इस तरह के कंजर्वेशन, इस तरह की जो शब्दावलियां है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। किसकी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स। क्या हो जाएगा? स। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर आपके सामने बहुत ही अच्छा है। 7 नंबर प्रश्न है वो आपके सामने बहुत ही अच्छा है। 1 मिनट दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है दोस्तों। मैंने ये लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी से उठाया है ये प्रश्न। 2 लड़कियां हैं दोस्तों, स्कूटी लेकर जा रही है। ये इनकी स्कूटी है। एक लड़की आगे बैठी है, एक लड़की पीछे बैठी है। आगे जो बैठी है ये 1 नंबर लड़की है, ये स्कूटी को दौड़ा रही है। पीछे जो बैठी है ये 2 नंबर लड़की है, ये पीछे बैठी है। ठीक है। रोड जब क्रॉस कर रही है दोस्तों तो रेड लाइट आ जाती है। रेड लाइट आते ही यानी सिग्नल आ जाता है दोस्तों। सिग्नल आते ही पीछे वाली लड़की बैठी है वो बोलती है रेड लाइट है, क्रॉस मत कर। आगे वाली लड़की नहीं मानती है, फिर दोबारा बोलती है पीछे वाली लड़की कि आगे रेड लाइट है, क्रॉस मत कर। तो मुझे दोस्तों आगे वाली लड़की से कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे तो पीछे वाली से मतलब है कि पीछे वाली लड़की की अवस्था कितनी है या कौन सी अवस्था में है ये लड़की जो ऐसा बोल रही है। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो पीछे वाली लड़की है ये किस अवस्था की है ये आपको बताना है। दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था, अहंकार की अवस्था, सामाजिक सम्मान की अवस्था, उच्चतम विवेक की अवस्था। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर 6 अवस्थाएं बताई थी। 3 स्तर 6 अवस्थाएं बताई थी। उसमें से दोस्तों जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था उस अवस्था की एक विशेषता है दोस्तों, यानी जो दूसरा सत्र है, दूसरा सत्र उसकी जो 2 अवस्थाएं हैं उनमें से दूसरी अवस्था आती है सामाजिक सम्मान की अवस्था। और ये सामाजिक सम्मान की अवस्था की विशेषता है किस
की सामाजिक सम्मान की अवस्था। और ये सामाजिक सम्मान की अवस्था है, ये परंपराओं की बात करते हैं दोस्तों, समाज के नियमों को मानती है, कानून कायदों को मानती है, कानूनी न्याय का सम्मान करती है। तो ये सामाजिक सम्मान की अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी की जो चौथी अवस्था है, वैसे बोले तो चौथी अवस्था, ठीक है। तो 10 से 13 वर्ष वाला है ये मामला। फिर देखिए वैधानिकरण चिंता किस अवस्था की विशेषता है। अब देखिए दोस्तों, वैधानिकरण चिंता जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। उसमें दोस्तों 5 अवस्थाएं बताई थी सिगमंड फ्राइड महोदय ने। पहली बात तो दोस्तों, उन 5 अवस्थाओं की जो एज है वो अपन को याद होनी चाहिए, पूछते हैं एग्जाम में, एज पता होनी चाहिए। 5 अवस्थाओं की विशेषता अपन को पता होनी चाहिए। उनमें से एक विशेषता है दोस्तों वैधानिकरण चिंता। और वैधानिकरण चिंता किस अवस्था की विशेषता है आपको बताना है दोस्तों। वैधानिकरण चिंता को बोलते हैं शिशन लोप दुश्चिंता। क्या बोलते हैं? शिशन लोप दुश्चिंता, ये दूसरा नाम है इसका। और शिशन लोप दुश्चिंता ये विशेषता है दोस्तों लैंगिक अवस्था की। किस अवस्था की? लैंगिक अवस्था की। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है? 35:1, 40:1, 35:2, 30:1। तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है? 30:1। क्या? 30:1। अब देखिए दोस्तों, छात्र शिक्षक अनुपात की अपन बात कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? छात्र शिक्षक अनुपात, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख करके कमेंट करोगे कि कक्षा 1 से 5 पूछ लिया तो 1:30 मैंने बता दिया आपको छात्र शिक्षक अनुपात। यदि वो 6 से 8 पूछ लेता तो क्या होता छात्र शिक्षक अनुपात? यदि वो 1 से 8 पूछ लेता डायरेक्ट कि 1 से 8 छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो, तो वो कितना होता? फिर एक प्रश्न वो आपसे ऐसे पूछ ले कि 150 से अधिक संख्या हो तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो, और यदि 200 से अधिक हो तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो। तो ये 5-4 प्रकार के प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पिन अप करोगे, यानी आपको कमेंट छोड़ना है, देख करके आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है खोजपूर्ण प्रश्न आज का। क्या परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन, यानी अपने व्यवहार में परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है, क्या उसे अधिगम कह सकते हैं? यानी परिपक्वता से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या उसे अधिगम कहते हैं? हाँ या नहीं, आपको इसका जवाब देना है। परिपक्वता से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन क्या अधिगम कहलाता है? हाँ या नहीं, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं फिर एक नए पेपर के साथ।